हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल सर। और आज मैं ये वीडियो आप लोग के लिए हिंदी लैंग्वेज में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि स्कूल में पढ़ाए गए वीडियोज़ से समझ में नहीं आता, कुछ सीख नहीं पाते हम। इसलिए मैंने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे ये डिसाइड किया कि आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए जो कि पूरे हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। ठीक है, तो ये पहले पोएम का एक्सप्लेनेशन है जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड की बुक से है, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा। और आइए हम इस चैप्टर के इस पोएम का एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं क्या हुआ है पूरे पोएम में। क्योंकि अगर आपने एक्सप्लेनेशन को समझ लिया तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी होते हैं तो आप इजीली उसको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और आसानी से उसके रिप्लाई दे पाते हैं। बिकॉज पोइट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ यही होती है कि जब तक हम उसके मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के जवाब दे नहीं सकते। और आपको पता है कि 4 मार्क्स का आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, जो कि आपको क्या करना होता है, पोइट्री की स्टैंजा से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसको आपको लिखना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे बच्चों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि इसमें से कौन से फिगर ऑफ स्पीच है या फिर कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई है इस पोएम में, वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। ओके, हाँ, तो देखिए अभी अब देखने के लिए तो इसमें सिर्फ 2 स्टैंजाज हैं और इस दोनों स्टैंजा में तो अगर आपको लगेगा तो उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन जब तक मैंने आपको पहले ही बताया कि पोइट्रीज जो होती हैं वो शॉर्ट ब्रीफ होती हैं, बहुत शॉर्टली आपको समझाई गई होती, बताई गई होती है। लेकिन अगर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा जाए, अगर उसको समझा जाए या फिर अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत बड़ी तरीके से लिखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं और एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कंटेंट है इस पोएम में। तो जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि कई चीज़ें ऐसी इस पोएम में जो मेन मैसेज दिया गया है पोइट के द्वारा, वो एक है कि कभी भी कोई चीज़ें ख़राब होती नहीं हैं। जैसे कई जगह पे आप मानते हो कि ये चीज़ हमारे लिए बैड ओमेन है, कोई चीज़ हमारे लिए गलत हो जाता है, कभी भी हम ऐसा करने चलते हैं और कुछ ऐसा हो जाए तो हमारे साथ में गलत हो जाता है। तो इस पूरे पोएम का मेन एम्बिशन एक ही चीज़ है कि आप कभी भी किसी चीज़ के बारे में ऐसा गलत ना हो सोचें, सुपरस्टिशियस मत होइए आप, है ना, ऐसा फालतू में सोचिए मत कुछ। तो होता क्या है कि एक दिन जब पोएट एक दिन जब जा रहा होता है, उसका मूड सही नहीं होता। अब इस पोएम में तो ऐसा बताया नहीं गया है कि क्या हुआ था, शायद भाई साहब के साथ में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के साथ में क्या हुआ था ये तो बताया नहीं गया है। बट हाँ, ये बताया जरूर गया है कि एक दिन जब उसका मूड सही नहीं था और वो जा रहा था तो गुजर रहा था एक हेमलॉक ट्री के पास से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेमलॉक एक ऐसा पेड़ होता है, वाइट फ्लावर्स होते हैं उसमें, और ये एक पॉइजनस ट्री है जो कि ऐसा कंसीडर किया गया है कि ये भी एक बैड वुमेन का साइन है। तो पोएट जा रहा होता है, उसके नीचे से, उसके पास से गुजर रहा होता है। अचानक से क्या होता है कि उस पर हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ होता है, और जैसे ही वो उधर से नीचे से गुजरता है तो वो क्रो उसके ऊपर थोड़ी क्या करता है, फ्रॉस्ट, जो स्नो के फ्रॉस्ट होते हैं, स्नो गिराता है उसके ऊपर, और वो उसकी तरफ ध्यान देता है तो देखता है कि यह है क्रो है। पोएट कहता है इसमें कि ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा, कभी भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कोई चीज़ मेरे लिए बैड है या फिर बैड ओमेन है, क्योंकि जब मैं उधर से गुजर रहा था तो उससे पहले मेरा वोट सही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो ऐसा किया, उसने जैसे ही क्रो ने उसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट आप स्नो गिराया, तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए बैड ओमेन हो। उसका ध्यान हटा और वो अपने जिस चीज़ के बारे में वो ग्लूम था, जिसके बारे में वो वरीड था, वो भूल गया। और अब वो सोचता है कि हो सकता है कि वो कोई ज़रूरी है कि वो क्रो मेरे लिए बैड साइन के लिए ही आया हो, मुझे ऐसा दिखाने के लिए आया हो कि नहीं, मैं आपके लिए कुछ अब जो आप करने चाह रहे हो वो अच्छा नहीं होगा, इसके लिए मैं आया हूँ, यो रिप्रेजेंट करने आया हूँ, नहीं। पर पोइट सोचता है कि हो सकता है उसको ठंडी लग रही हो, इसलिए वो इधर उधर हिला डुला हो और उसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा सा स्नो गिरा हो। तो इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि वो बैड ओमेन हो या फिर ऐसा हो, क्योंकि नेचर में रहने वाली हर एक चीज़ें को नेचर ने अच्छी चीज़ के लिए बनाया हो, उसमें कुछ भी ख़राब है नहीं। ये सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं, हमारे ऐसे विचार हैं कि जो कि हमको ऐसा सोचने में मजबूर करते हैं, ऐसा जबकि कुछ होता नहीं है। सो इट वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टेंजा, मतलब ये सब अभी तक जो हमने पढ़ा ये फर्स्ट स्टेंजा के बारे में था। अभी हम समझते हैं सेकंड स्टेंजा को। ओके, सो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड and saved some part of a dream I had dreamed.
अब इसमें से देखा जाए तो एक ही आपके पास में जो न्यू वर्ड है वो है रूड, RUED. दैट इज़ नॉट RUDE. दैट रूड मीन्स अ बैड नेचर पर्सन, अ बैड नेचर. दैट इज़ बैड नेचर मीन्स RUDE उसका मतलब होता है कि बहुत ख़राब नेचर वाला कोई हो, रूडली आपसे बात करे, रूडली आपसे बिहेव करे, दैट इज़ रूड. बट हेयर दैट रूड मीन्स समथिंग दैट वाज हेल्ड इन रिग्रेट. रिग्रेट मीन्स पछतावे में कुछ किया गया हो, ऐसा कुछ है. तो पोएट इन लाइन्स के थ्रू बताना चाहता है कि मैं अपसेट तो था, लेकिन जब भी मैं उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था और हुआ ऐसा कि उस कौवे ने मेरे ऊपर कुछ स्नो गिराया, और उस स्नो गिरने के बाद में मैं क्या हुआ, मेरा मूड पूरा चेंज हो गया. ठीक है. और उसके बाद से जो मेरा पहले का दिन जो मैंने ख़राब बीता, मेरा बैड थिंकिंग में बीता, बैड थॉट्स में बीता, या फिर अच्छा नहीं महसूस किया मैंने उस टाइम में, जो सुबह से लेके दोपहर का टाइम मान लीजिए आप. लेकिन अब जो टाइम है वो मेरा क्या जाएगा, सही जाएगा, बिकॉज अब मेरा मूड चेंज हो चुका है. और इसी तरह से मैंने अपना जो समय बच रहा है पूरे दिन का वो मैंने बचा लिया है, जो कि अब रिग्रेट नहीं होगा मुझे. ठीक है, कि मैंने जो अपना पूरा पहले वाला टाइम स्पेंड किया था दैट वाज स्पेंड बैडली और वर्थलेस, वो वर्थलेस था जो पहले का टाइम था. तो इसमें ये बताया जाता है. ठीक है. अब हम डियर पढ़ने जा रहे हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो कि यूज़ की गई है वो हम आपको बताएंगे किस लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है और वो क्यों यूज़ की गई है. ठीक है. तो आप पहले स्टेंजे पे जाइए, देखिए उसमें लिखा है, सॉरी सेकंड स्टेंजे में, हैज़ गिवन माई हार्ट. हैज़ गिवन माई हार्ट, आपको पता है हैज़ H एंड गिवन माई हार्ट दैट इज़ आल्सो H देयर. सो जब कभी भी किसी भी स्टेंजा में कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन आता है. क्या आता है बेटा, एलिट्रेशन आता है. बिकॉज द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ और क्लोजली कनेक्ट वर्ड्स, देन दैट देयर इज एलिट्रेशन ओनली. ओके. सो हैज़ गिवन माई हार्ट, वहाँ पे है H और H 2 बार आया है एक ही लाइन में, इसलिए वहाँ पे एलिट्रेशन होगा. दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो हम होता है इन्वर्जन. इन्वर्जन क्या होता है, कई बार कि वो मोस्टली पोएम में पाया जाता है. इन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी भी पोएम में अगर राइम बनाने के लिए उस चीज़ को दोहराया जाए या फिर वापस बताया जाए तो उसको क्या होता है, इन्वर्जन होता है. और इस पूरे पोएम में इन्वर्जन का यूज़ किया गया है. एसोनेंस की अगर बात की जाए, एसोनेंस तो उसका डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे, द प्रोमिनेंस ऑफ वॉवेल साउंड थ्रू आउट द लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है कि वॉवेल साउंड या फिर वॉवेल्स के लेटर्स कहीं पे अगर बार बार आ रहे हों तो वहाँ पे एसोनेंस पाया जाता है. ठीक है. और इस पोएम में अगर देखा जाए तो वहाँ पे लिखा है सूक डाउन ऑन मी. सूक डाउन ऑन मी लिखा है ना, सेकेंड लाइन में ही. सूक वहाँ पे भी डबल ओ यूज़ किया गया है, डाउन में DOWN, देयर इज आल्सो ओ एन आफ्टर दैट ON. मतलब देखा जाए तो एक ही लाइन में 4 टाइम्स ओ यूज़ किया गया है. ठीक है. और यहाँ पे आवाज़ भी, साउंड भी जो है वो किसकी आ रही, वोवेल की आ रही, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस भी होगा. ठीक है. दैट इज़ एसोनेंस. और जो लास्ट यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है जो कि है इंजाइममेंट. और इंजाइममेंट क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी किसी भी पोएम में विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके कंटिन्यू कोई स्टेंजा लिखा जाता है या फिर बताया जाता है, रेफ़र किया जाता है, कन्वे किया जाता है, तो वहाँ पे इंजाइममेंट टाइप का फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है. व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट विदाउट द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क, इट इज़ कॉल्ड इंजाइममेंट. और इस पूरी डस्ट ऑफ स्नो पोएम में आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई भी पंक्चुएशन वर्ड, पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया गया नहीं है, इसलिए क्या है, यहाँ पे इंजाइममेंट भी है. ओके. तो ये तो था एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच. अब हम बात कर लेते हैं कैसे हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन आंसर्स को. तो वो तो बहुत ईजी है क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो बहुत आसानी लिख सकते हैं. पहला जो है, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज. अब इसमें अगर देखा जाए जो पहला क्वेश्चन है इसमें तो पूरा पूरा आपको जैसे मैंने समझाया कि कैसे क्या था डस्ट ऑफ स्नो और कैसे पोएट का मूड चेंज हुआ. ठीक है. कैसे चेंज हुआ, किसके द्वारा चेंज किया गया, वो सब आपको लिखना है. हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. प्रेजेंट फ्रॉस्ट जो है वो किस नेचर, किस टाइप में प्रेजेंट है इस पोएम में, वो आपको बताना है. द फॉलोइंग क्वेश्चन मैंने हेल्प यू टू थिंक एन आंसर. व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम इन पोएम, किस टाइप के बर्ड का यूज़ किया गया पोएम में. डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स. व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अ क्रो.
आपके मन में कैसे विचार आता है। अब ये तो यहाँ पे देखिए वैलिड क्वेश्चंस है कि आप क्या सोचते हो क्रो के बारे में, आपके क्या विचार होते हैं क्रो के बारे में जब आप क्रो देखते हो। तो ये तो आपके वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको क्या समझना है, एक्सप्लेनेशन समझना है और आपको ये बताना है कि आपको ये कैसे लगा एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जब आप किसी भी पोएम का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब इजीली मिल जाएंगे। डेफिनेटली आपने पूरा समझ लिया है पोएम को। आपसे मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं टेंथ के लिए अच्छे तरीके से, तो आपको क्या करना चाहिए, सारे पोएम्स जो भी हैं आपकी, उसमें पहली बात तो आप उसके एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए अच्छे से। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन आंसर को रट्टा मारने के लिए, बिकॉज वो तो आपके टाइम को बेकार करने जैसा है, वर्थलेस करने जैसा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम को ऐसे बिगाड़िए मत, पहले पोएम को अच्छे से समझिए, उसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं या फिर जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उसको समझिए, और इस तरह से आप लर्न करते रहिए। मैं आपके लिए तो दूसरे वीडियोस भी बनाऊंगा, जितनी सारी पोएम हैं आपके टेंस में सारे मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। फिर भी आप बताइएगा कि अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, और या मैंने कुछ मिस किया हो तो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।